अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों के बायस ईरान और अमेरिका ने बिलाखिर मुज़ाकरात को एक और मौका फराहम किया था, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके दौरान अब्बास अराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ अलग अलग मुलाकातें हुईं, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची इस्लामाबाद से उम्मान के लिए रवाना भी हो गए और अपने हालिया ट्वीट में भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उसका भी जिक्र किया, पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों का भी जिक्र किया। साथ ही साथ अब्बास अराक़ची ने यह भी कहा कि ईरान ने अपने तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शन हैं, वो दे दिए हैं। अब देखना यह है कि मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमरीका कितना संजीदा है। लेकिन दूसरी जानिब अब अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान आना था, लेकिन अमरीका ने अपना यह वफ़द पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की मुज़ाकराती टीम अब पाकिस्तान में ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी वफ़द को 18 घंटे का तवील सफ़र करके वहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुतवाज़न रियासत के तौर पर सफारती सतह पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने हरमज़ की नाकाबंदी और ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में बड़ी रुकावटें हैं। अब देखना यह होगा कि इन दोनों मामलात पर ईरान और अमरीका के दरमियान कोई इत्तफाक हो पाएगा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का मुस्तकिल हल निकाल पाएंगी और क्या आने वाले दिनों में ईरान अमरीका तनाज़े के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर उवैस सलीम साहब। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जो सिचुएशन बन चुकी है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात पाकिस्तान में करके एक अच्छी मुलाकात थी, बहुत सी चीज़ें अभी उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए भी चीज़ें वाज़े कर दी। वो मस्कत के लिए निकल चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मस्कत में ही मॉस्को के जो हुकाम है वो मौजूद हों और वहीं ये दौरा मुकम्मल हो जाए। तो दोनों तरफ जो सूरत हाल लग रही है कि अमरीका दौरा कैंसिल कर रहा है, ईरान दौरा करके वापस जा चुका है, तो मुज़ाकरात वाकई ये दोनों फरीक इस वक्त चाहते हैं? देखिए, दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट। आपने एक वॉर की है, एस्केलेशन, वॉर इज अ बिग थिंग जी। और ये जो वॉर थी, दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी वॉर। ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था और उसके ऊपर ही उन्होंने एक अपना रिस्पॉन्स माउंट किया। जो न्यूक्लियर के ऊपर चीजें होनी है, अगर ईरान की वो न्यूक्लियर के ऊपर कैप्चुलेशन चाह रहे थे, तो ईरान तो इस वॉर से पहले ही जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें सीट करने को तैयार था और बहुत सारी अच्छी डील प्रेसिडेंट ट्रंप ले सकते थे। लेकिन प्रॉब्लली उन्होंने एप्लीकेशन की। अब इजराइल के कहने पे ज्यादातर चांसेस हुए है कि इजराइल पुश देम इनटू वॉर। अब उस एप्लीकेशन के बाद ये नहीं हो सकता कि वो वॉर को टेबल पे हारते हुए नजर आए, वो क्योंकि अभी तक उनके अंदर से वो जो ईरान की पॉलिसी कैप्चुलेशन करनी थी वो अमेरिका के अंदर से अभी तक निकल नहीं रही। मिलिट्री जो उनको चीजें नहीं ले सकी, तो वो समझते हैं कि डायलॉग के जरिए हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड ईरान वो समझता है कि मैं शायद मेरे पास चूंकि पेन का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, मैं अभी इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर सकता हूं और अगर दोबारा एस्केलेशन करते भी है तो मैं रिस्पॉन्सेज जनरेट कर लूंगा। ये भी चैलेंजिंग होगा। इस वक्त चिकन्स गेम कह ले, ब्रिंक्समैनशिप कह ले, वो चीजें चल रही हैं। होपफुली हम देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, स्लो मे बी, बट आई थिंक पाकिस्तान एक वायबल, एक वेरीफाइबल ऑल्सो एक मैकेनिज्म जो है ना वो देने की कोशिश करेगा। फ्रेमवर्क जो टाइम बाउंड हो या टाइम भी हो और प्रोसेस पूरा कंप्लीट एंड स्टेट तक कि ये कैसे चलेगा उसकी कोशिश करेगा कि इसके ऊपर ये एक हो जाए। अभी ये जो आपने दौरों की बात किया, देखिए ईरान भी पहले नहीं आ रहा था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ ले आए। दे हैव हैड वेरी गुड मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल के साथ, बाकी लोगों के साथ। कुछ पल्स ली होगी, कुछ पल्स दी होगी। जो ईरान के पास ऑलरेडी चीजें गई हुई थी अमेरिका की, उनके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए होंगे। फिर पाकिस्तान में आई एम श्योर कि वो शेयर करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो ये 2 दिन का डिले, 4 दिन का डिले बड़ा मुश्किल है। सब स्पेकुलेशन है, मार्केट में जो भी खबरें आ रही हैं। लेकिन जल साहब इस पे एक चीज मैं जल साहब यहाँ पे आप जानना चाहूंगा।
अमेरिका पहले तो तैयार थे पूरी तरह से कि ये जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन अब जो है अचानक उन्होंने दौरा मनसूख कर दिया कि दोनों अहबाब जो आ रहे थे वो नहीं आएंगे। ये क्यों हुआ? इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी? पेशेंस दिखा रहे हैं वो बार बार। देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या जिक्र करते हैं, वो वॉर्स का बताते हैं कि जी हमने 20 साल अफगानिस्तान में लड़ा, वर्ल्ड वॉर हमने इतने अरसा लड़ी, इराक वॉर हमने 8 साल लड़ी, तो हमारे पास बड़ा पेशेंस है। क्योंकि ईरान अदर है, वो ये दिखाता है कि जी मेरे पास थ्रेशोल्ड बड़ा है पेन लेने का, मैं इस वॉर को प्रोलॉन्ग भी कर सकता हूँ। और ईरान की प्रोलॉन्ग वॉर करने का मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो और ज्यादा इस जंग की जद में आएंगी, इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि उनके रिस्पॉन्सेज तो वहीं पे जाएंगे ना, या इजराइल में जाएंगे थोड़े बहुत और बाकी इधर ही जाएंगे। सही। तो वो भी ये शो कर रहा है कि मैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको काउंटर कर रहे हैं कि जी मेरे पास भी बड़ा टाइम है, मुझे भी जल्दी नहीं है, तो आई डोंट वांट टू लूज एवरीथिंग। लेकिन फिर मैं ये कभी कहता हूं कि लेट्स से एक अज्यूम करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जी मैंने अपने मिलिट्री अहदाफ हासिल कर लिए हैं, पीस और नो पीस, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव डील, मैं बाकी चीजें देखूंगा फिर उसको कैसे। तो ऑलरेडी सैंक्शंस में है, तो ईरान को ये वॉर करके अपनी कैपिटेशन इतनी ज्यादा करवा के लोगों की स्ट्रेटेजिकली बेहतर जगह पे हो के भी, तो व्हाई वुड दे पुश बैक टू द एस्केलेशन? तो ये एक और अमेरिकन चले जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मैं रीजन को बाद में देख लेंगे, इजराइल बैठा हुआ है, उसी को इक्विप करें, उसी को और ज्यादा टेसेट अप्रूवल्स दें, तो देन अगेन वी हैव अ सिचुएशन। तो आई थिंक कभी कभी ये जो चिकन्स गेम में ओवर प्ले होता है ना, ये भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो आई थिंक अपनी कैपेबिलिटीज को देख के उनको फैसले करने होंगे, और वो कर भी रहे हैं। ग्रेजुअली प्रोसेस इज इंटैक्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर उवैस सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तासुर भी ये है कि ट्रंप जो है वो शिकस्त वाला तासुर नहीं देना चाहते हैं, ईरान दूसरी जानिब सख्त शराइत मानने को तैयार नहीं है, इस सिचुएशन में फिर क्या नजर आ रहा है? देखिए मुदस्सिर, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से ऐसे लगता है कि अमेरिका और ईरान दोनों की तरजीहात में बहुत फर्क है। अमेरिका इस जंग में गया, उन्होंने मिस कैलकुलेशन की, ये तो बहुत वाज़े है अब, और अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी तज्जियाकार भी इस बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, अमेरिकी मीडिया के अंदर सवालात उठाए जा रहे हैं। बल्कि जो ताज़ा तरीन पोल्स हुए हैं, 3-4 मुख्तलिफ पोल्स पिछले 2-3 दिन में सामने आए हैं, उनमें 2/3 से ज्यादा आम अमेरिकी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को इस जंग में जाना ही नहीं चाहिए था, और अब जब वो चले गए हैं तो ऐसे लगता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये ऐसे लगता है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वक्त, जो हमें एक डेस्परेशन नजर आ रही है व्हाइट हाउस के अंदर कि किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए। क्योंकि जब आम अमेरिकी गैस डलवाने जाता है, तेल डलवाने जाता है अपनी गाड़ी के अंदर, या ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, अब फर्टिलाइजर की सप्लाई जो है वो मुतासर हो गई है, जिसकी वजह से जो आम अशियाए ज़रूरिया है उसकी कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वाहिद एक इस वक्त तरजीह रह गई है अमेरिका की कि किसी तरीके से आबनाए हुर्मस को खुलवाया जाए, और जो एक ट्रॉफी है वो अपने अवाम के सामने रखी जाए, क्योंकि ये मामला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अब नवंबर में जो वस्त मुद्दती इंतखाबात होने हैं अमेरिका के अंदर, और अभी से ये कैलकुलेशन शुरू हो गई है कि ये मामला जो है ये रिपब्लिकन पार्टी की वस्त मुद्दती इंतखाबात में शिकस्त पर मुंतज होगा, जिसकी वजह से कांग्रेस और सेनेट का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसे हुआ तो जो सदर है अमेरिका का वो सिर्फ एक सिटिंग डक रह जाता है, और उनकी अप्रूवल रेटिंग्स इस वक्त जो है वो नवंबर 2023 के बाद सबसे कम है, और वो जो बाइडेन की रेटिंग्स थी उनकी वजह से वो इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। आपने देखा था कि क्या रिजल्ट रहा। दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि ईरान जो है वो एक वेटिंग गेम खेल रहा है, उनका पेशेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस किस्म के हालात से आज अमेरिका या दूसरी दुनिया के मुल्क गुजर रहे हैं, इनका सामना ईरान ने कोई 40-45 साल तक किया है। उन्होंने सैंक्शंस भी भुगती हैं, उन्होंने हमले भी भुगते हैं, उन्होंने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया है, और बार बार मैं आपको ये याद कराऊं कि इस जंग के शुरू होने से पहले वो बार बार ये कहते रहे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम अपने जौहरी प्रोग्राम पर निगोशिएट करने के लिए भी तैयार हैं। उसके बावजूद न सिर्फ अमेरिका और इसराइल ने
पिछले साल उन पर हमला किया, बल्कि इस साल तो पूरी जंग छेड़ दी। अब जब उस जंग के बाद उन्होंने अपनी पूरी क़यादत भी गंवा दी है, उन्होंने अपने जो सिविलियन आबादी है उस पर बमबारी भी करवा दी है। ईरान और लबनान में तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जब से यह मामला शुरू हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो उस नहज पर पहुंचे हुए हैं जहां वो ये चाहते हैं कि इस मामले का कोई मंतकी हल निकले जो लॉन्ग टर्म हो। अगर फर्ज करें ये आमने सामने बैठ भी जाते हैं और जो अमेरिका की तरजीह है कि जी हमने जीतना है, वो जो ग्रैंड स्टैंडिंग सदर ट्रंप करते हैं, जब पिछली दफा एक खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, तो वो खटाई में सदर ट्रंप के बयानात की वजह से पड़ा कि जी हम जीते हैं और अपनी शराइत पर जीते हैं। ये मामला अमेरिका की शराइत पर हल नहीं होगा। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये जो तातुल आपको नजर आ रहा है वो भी इसी वजह से है क्योंकि दोनों फरीक ये नहीं चाहते कि उसी तरह की कोई एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज दोबारा हो। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो बाकी मुल्कों के दौरे के बाद इतवार को दोबारा पाकिस्तान आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक विंडो है वो अभी ओपन है। अब ये इन दोनों ममालिक को देखना है कि वो किस हद तक जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। उसमें ओनस अमेरिका पर ज्यादा है क्योंकि वो इस जंग में गए हैं और उन में ही ये डेस्परेशन नजर आ रही है कि हमें जल्दी से कोई सेफ एग्जिट मिले। वो जल्दी ईरान को नहीं है। पाकिस्तान का रोल इसके अंदर एक फैसिलिटेटर का तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के बिहाफ पर कोई गारंटी किसी को नहीं दे सकता। और मैं ये भी याद कराता चलूं कि इसराइल जो जलजाद साहब आपसे आगाज करते हैं कि ये आबना हुर्मुज़ खोलने का मामला अमेरिका चाह रहा है कि खोल दिया जाए, ईरान भी किसी तरह चाहता है कि ये खुल जाए क्योंकि ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये जो नाकाबंदी है और अमेरिका का जो जिस किस्म का रवैया है और ख़ास तौर पर ट्रंप का मूड है, ये आपने हुर्मुज़ खुलता हुआ नजर आएगा, खोला जा सकेगा? देखिए इस वक्त तो अगर डायलॉग को उन्होंने दोनों ने डिसाइड कर दिया अपनी तरफ से कि जी हमने इस ऑफ रैंप को लेना है और डायलॉग को मौका देना है, तो फिर तो अपना हुर्मुज़ तक रिस्ट्रिक्ट रहते हुए इसको खोल सकते हैं जी। सही। और खोलना पड़ेगा, दोनों को खोलना पड़ेगा। बट अगर अमेरिका ने जिस तरीके से अभी जो कंक्लूजन निकाला हुआ है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग करे वो ईरान की, ताकि ईरान के अंदर से लोग उठ खड़े हों, उन्होंने बहुत सी बाकी सारी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ईरान के लोग एकदम अपनी हुकूमत के खिलाफ या अपने आइडियोलॉजिकल जो लीडरशिप है उसके खिलाफ वहां पर उठ खड़े होंगे, क्योंकि वो रैली हो गया इस वार के बाद। ये जो 160-70 गर्ल्स की शहादत हुई है उसने ईरान को बदल दिया है जी। फिर ईरान इस वक्त उस मोड में नहीं है कि वो ट्रंप को या अमेरिकन वॉर को जस्टिफाई समझते हुए अपनी लीडरशिप के खिलाफ। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के लिए मुझे अब डर ये है कि अगला स्टेप हुर्मुज़ से बढ़ाकर वो बाकी पानियों में भी ईरान की जो शिपिंग है उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे, एक डिस्ट्रप्टिव मोड में चले जाएंगे। तो एक ईरान पे प्रेशर तो बहुत आएगा। ठीक है, ईरान का ऑयल मे बी ह्यूज ऑयल ऑलरेडी टैंकर्स में अपना हुर्मुज़ से बाहर है, लेकिन उसकी इंटरडिक्शन करना या उसको रोकना वो दैट इज वेरी मच पॉसिबल, व्हिच विल बी अ सिचुएशन। दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूं कि मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाने पे, क्योंकि ये भी एक्ट ऑफ वॉर है जो ब्लॉकेड्स हुए हैं, दीज आर एक्ट्स ऑफ वॉर। फिर जो ईरान का ब्लॉकेड है वो रीजनल इशू है, ये ईरान और अमेरिका का इशू नहीं कि दिस विल बी अ रीजनल इशू। बाकी लोग हैं, बाकी जो वहां से ट्रेड करते हैं, यूरोप है, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, चाइना, ये सारे खुश नहीं होंगे कि यहाँ पे ट्रेड के साथ कोई इकोनॉमिक ऐसी इसकी कॉस्ट क्रिएट कर दी जाए। तो आई थिंक ब्रिंक्समैनशिप चल रही है आखिरी स्टेजेस में और होपफुली हम डायलॉग की तरफ वापस जाएंगे। अगर हम एस्केलेशन की तरफ जाते हैं तो फिर हम टोटल कैओस की तरफ जा रहे हैं। फिर उसी तरह ही होगा जिस तरह अफगानिस्तान का एक एंड स्टेट हुई है, इराक की हुई है, जो अभी तक ना बैलेंस है, ना स्टेबल है, ना सिक्योर है। तो इसी तरह के क्यास की तरफ वो अगर अमेरिका छोड़ के जाएगा, जाने को तो 1 मिनट लगाएगा, वो किसी वक्त भी निकल सकते हैं। किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह का रिस्क नहीं लिया था कि मिड टर्म से पहले कोई वॉर शुरू हो पास्ट में, लेकिन इस प्रेसिडेंट ने अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनके साथ अटैच है। उन्होंने वॉर भी मिड टर्म से पहले शुरू की है और वॉर को एंड करके चले भी जाए तो कोई बेईद नहीं है। फिर ईरान के लिए एक और सिचुएशन होगी, कंप्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट, पूरा रीजन फिर उसी तरह टर्माइल में रहेगा और इजराइल जो है वो टोटल विनर होगा। जी हाँ, यहाँ वैस सलीम साहब आपसे बड़ा बात है। डॉक्टर साहब,
मिड टर्म से पहले जंग छेड़ने वाले मतलब ये प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, और जंग में वो ये भी तो हो सकता है कि इससे वो कहें कि मैं एज ए विक्टोरियन नज़र आ रहा है, विक्ट्री पूरी अपनी शो करके, और मिड टर्म में हम जिसे कह रहे हैं कि उनको नुकसान हो सकता है, वो गेन भी तो कर सकते हैं। और अमेरिका में बिल्कुल अलग से चीज़ नज़र आ जाए, जिसके लिए हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरह से ट्रंप की इलेक्शन की कैंपेन हुई, जिस तरह से वो कामयाब हुए प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, सदर ट्रंप जो है ना, वो अपने आप को एक ऐसी मर्क्यूरियल शख्सियत के तौर पर समझते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और उनके ख्याल में उनकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो हरफ आखिर होना चाहिए। पहली जो उनका दौरे हुकूमत था उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और कुछ ऐसे अहलकार मौजूद थे जो किसी हद तक उनको रिस्ट्रेन किया करते थे। इस दफा उन्होंने पूरी टीम ऐसे सिलेक्ट की है जो हर वक्त उनको ये बताते रहते हैं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये तमाम लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा प्रो इजराइल हैं। अब जिस वक्त सदर ट्रंप अपनी नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे थे रिपब्लिकन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, और उस वक्त वो ये दावे कर रहे थे अपने इलेक्टोरेट के सामने कि मैं जिस दिन व्हाइट हाउस में आऊंगा मैं उस दिन पहले दिन कीमतें भी नीचे ले आऊंगा और गजा और यूक्रेन की जंग भी बंद करवा दूंगा, उसी वक्त उस स्टेज से ये नारे लग रहे थे गजा की जंग के बारे में, इसराइल के हक में कि फिनिश द जॉब। लेकिन उसको लोगों ने उस तरह से खातिर में नहीं लाया, उसको नजरअंदाज किया, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि नौजवानों ने और जो तारिकीन वतन हैं जो आमतौर पर वोट नहीं करते रिपब्लिकन पार्टी के लिए, उन्होंने भी उनके लिए वोट किया। अब जब उनको 1.25 साल व्हाइट हाउस के अंदर हो गया है, वो अपने वादे उस तरह से नहीं कर पाए पूरे, और इस जंग के शुरू होने से पहले जो 2025 का आखिरी क्वार्टर था उसमें सिर्फ 0.6% से यूएस इकोनॉमी ग्रो की थी। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो अपनी नाकामियों का मलबा मुल्क से बाहर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और अपनी उस कोशिश में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जो कुछ वेनेजुएला में उन्होंने किया वो ये नहीं इदराक कर पाए कि जो ईरान के डायनामिक्स हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त जो ईरान के अंदर मुजाहरे हो रहे थे अपनी हुकूमत के खिलाफ, जो उनके इंटरनल डायनामिक्स थे, शायद उससे कहीं अमेरिका को यह ख्याल हुआ कि हम इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जाहिर है कि रैली हो गए अमेरिका के खिलाफ और इस जंग में इकट्ठे हो गए हैं। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि अमेरिका ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है ना, और ये गलती वो पहली दफा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वियतनाम में ये किया, कोरिया में ये किया, इराक में ये किया, अफगानिस्तान में ये किया कि वो न सिर्फ उन जंगों में गए बल्कि उसको जरूरी तौर पर तवील करते गए, और बिल आखिर जो है वो उन्हें हजीमत उठाकर वहां से गुजरना पड़ा। अब ये जो ऑप्टिमिज्म हमारे यहाँ जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये दोनों फरीक अगर मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगे तो हम जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, मुझे ये थोड़ा सा जो है वो हेस्टी लगता है, मुझे ये नजर नहीं आता। स्टीव विटकॉफ जो है फॉर इंस्टेंस, वो चीफ निगोशिएटर थे सदर ट्रंप के यूक्रेन और गजा की जंग के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद 4 साल हो गए हैं वो जंगें हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और इसराइल बार बार जो है वो सीज फायर की कोशिशों की खिलाफ वर्जी करता है, जो वो यहां भी करता हुआ नजर आ रहा है। सदर ट्रंप ने पिछले 1 हफ्ते में 3 दफा दोहराया है कि जी वियतनाम की जंग तो 18 साल जो है वो रही थी, और अभी तो मुझे सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं। यानी उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं ये एहसास होना शुरू हो गया है दैट दे आर इन फॉर द लॉन्ग हॉल। जो आप उनकी कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं वो खुद उन कमजोरियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे ये सवाल होता है कि कीमतें ऊपर जा रही हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत स्मॉल प्राइस है जो हमें पे करनी पड़ेगी अमेरिका के फ्यूचर के लिए। सो ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। तो ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बयानात हैं जनरल साहब, मैं वो आपसे जानना है, वजीर जंग के बयानात भी आपके सामने हैं, ट्रंप का लहजा, उनका मूड वो भी आपके सामने है, फिर ईरान से भी सख्त किस्म के जवाबात जो हैं वो आ रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें, एक दफ़ाई अखराजात बहुत बड़े हैं अमेरिका के अंदर जंग के हवाले से। ये एक तरफ जंग वो करना चाहते हैं, सख्त लहजे हैं, दूसरी तरफ ये मामलात भी हैं, इतनी बड़ी डील वो कर रहे हैं।
मुझे तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। ये जो एस्केलेशन की बातें होती है ना जी, बेसिकली जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का ट्रेड अटैच है विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और जिस तरीके से पीट हेगसेट जो है वो तो खैर वैसे सेक्रेटरी फॉर वॉर है तो उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी ही आनी चाहिए। एक तो सेक्रेटरी फॉर वॉर है नंबर 1, और फिर वो एंकर भी रहे हैं आपकी तरह, तो वो अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो होना भी चाहिए क्योंकि मिलिट्री पोस्टरिंग ऐसी होती है। जहां पे आईआरजी के जो बयानात आएंगे तो वो भी इसी तरह के मिलिट्री पोस्टरिंग के होंगे, वो कोई फूल या तोहफों वाले नहीं होंगे। तो मिलिट्री दैट्स हाउ द मिलिट्री प्रेसर्स आर एंड प्रेस ब्रीफिंग्स वो करते हैं और अपनी पोजीशंस देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे इमीडिएटली एस्केलेशन की तरफ ये ले जाते हुए, यस कॉस्ट ऑफ वॉर है। अमेरिकन लोग जो सड़कों पे निकले हुए हैं, जो न्यूयॉर्क में फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स की शर्टें पहन के निकले, तो वो यही कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा उधर ना लगाया जाए। फिर थोड़ा सा ये जो वॉर का बिल है जो अप्रूवल लेना है उसके भी टाइम थोड़ा सा क्लोज हो रहा है जी। गो कि अगर वो रिजेक्ट भी कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वॉर की परमिशन नहीं भी देते, तो फिर भी 30-40 होंगे। बट ये चीजें अभी स्क्वीज हो रही हैं टाइम लाइन के अंदर, तो आई थिंक सेंस शुड प्रिवेल। लेकिन अगर एस्केलेशन की तरफ जाएंगे तो जैसे मैंने बताया फिर हम क्यास की तरफ जाएंगे, फिर ईरान के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एस्केलेशन का कंट्रोल आपने अपने पास रखना होता है, ना कि एनिमी को देना होता है। तो आई थिंक दोनों को चाहिए कि अपने एस्केलेशन का कंट्रोल अपने पास रखने के लिए वो कोशिश करेंगे कि वो अपने पास ही रखा जाए। बाकी ये वॉर मॉन्ग, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सेबर रेटलिंग होती है, ये चलती रहती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी ऑल आर नॉट प्रिवी कि क्या डिस्कशन हुई है, क्या पॉइंट्स हैं, तो दैट्स वाई एक गेस हो रही है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं। यस देखिए ना, हु कुड थिंक 3 दिन पहले के ईरानियंस आ जाएंगे और फिर कल 10-10:30 बजे उन्होंने लैंड भी कर दिया। बिल्कुल सर, असल में जो करेंगे ये बयानात भी जो है वो साथ ही साथ जारी और सारी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन बड़ा अहम है, और वो है इस वक्त इराक़ची साहब का दौरा वो ख़त्म हुआ, वो वापस चले गए हैं, लेकिन उनका ट्वीट बड़ा एक हौसला अफजा इस हवाले से था। लेकिन अमरीकी वफ़द जो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अभी तो इनकार ही है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैठना, बात करना, मुज़ाकरात, उसके बाद एक अमन के लिए राह निकालना वो ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी और सारी रखें। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग के असरात आलमी मईशत पर दबाव डाल रहे हैं और पाकिस्तान भी इस सूरत हाल से मुतासर हो रहा है। इसी तनाजुर में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 393 रुपए 35 पैसे और डीजल 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गए। काबिल गौर बात यह है कि इजाफा ऐसे वक्त में सामने आया जब आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का रुझान पाया जा रहा था और मकामी सतह पर भी एक्स रिफाइनरी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई थी। इसके बावजूद हुकूमत ने टैक्सेस और लेवी में इजाफा करके इस मुमकिन रिलीफ को सार्फिन तक पहुंचने से रोक दिया। खासतौर पर पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर इसे 107 रुपए फी लीटर से ऊपर ले जाया गया, जबकि डीजल पर बदस्तूर लेवी आयद नहीं की गई। इत्तलात के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहात हैं कि हुकूमती टैक्सेस, इनलैंड फ्रेट मार्जिन में इजाफा और IMF के साथ किए गए मुआहदे शामिल हैं। हुकूमत टैक्स हदफ हासिल करने के लिए तदरीजी हिकमत अमली के तहत पेट्रोल सार्फिन पर बोझ मुंतकिल कर रही है, जबकि आइंदा दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान भी मौजूद है। दिलचस्प अमर यह है कि कीमतों में इजाफे का ऐलान रवायती अंदाज के बरक्स खामोशी से नोटिफिकेशन के जरिए किया गया, जबकि बादअज़ां वज़ीर पेट्रोलियम ने इस इक़दाम को आलमी हालात और आलमी मुआहदों की मजबूरी करार दिया। इससे पहले कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने की वजह FBR को भी करार देते रहे हैं। तो अभी भी पेट्रोलियम लेवी पर ही वो बोझ आ गया है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर मजीद बात। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब और नुमाइंदा 365 न्यूज़ मुर्तज़ा राय, जो हमारे बिजनेस की और जो इसकी कॉमर्स की बीट करते हैं। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई। पाकिस्तान में कीमतें बढ़ने की क्या वजह है? एक तो बात बिल्कुल यहाँ है ना कि दिस वॉर हैज टू रीच इट्स कंक्लूजन बिकॉज दुनिया के 8 अरब लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी डिप्लोमेसी, इसकी जिसे कहते हैं कोई तस्फिये की तरफ मूव करना, और पाकिस्तान बदस्तूर कोशिश कर रहा है। आज भी ईरानियन वफ्द पाकिस्तान से होके गया है, बट दिस हैज टू मूव इन दैट डायरेक्शन बिकॉज ना सिर्फ पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर, दुनिया के हर पेट्रोल पंप पर
मतलब अमेरिका में भी $1 पर गैलन बढ़ी हुई कीमत दिखाई दे रही है, ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टफॉल्स दिखाई दे रही हैं। सो ये एक ही इंपैक्ट नहीं है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में बिजली की लोड शेड जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से $2.5 अरब जो यूएई ने मांगे, सो देयर आर मल्टीपल इंपैक्ट्स। एक तो बात ऑब्वियसली ये है कि दुबई टैक्स जो पाकिस्तान लेता है वो पाकिस्तान बहुत ही हायर कीमत पर लेता रहा है। डीजल पे भी, मतलब एक जमाना था जब $238 बैरल लिया, फिर नीचे आई कीमत तो थोड़ी सी आपको रिलीफ दिखाई दी, 500 से नीचे कीमत को आपने देखा। बट द एक्चुअल सिचुएशन इज कि इसका एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी है पाकिस्तानियों पे, सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 107 रुपए की पीडीएल भी है, ये भी एक हकीकत है। वो हकीकत क्यों है? वो हकीकत इसलिए कि आप पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करना चाहते, आप एग्री इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते। 8 अरब रुपया पूरे मुल्क से कलेक्ट करते हैं। आप बताइए ना, अगर जो 20-22% इकोनॉमी का हुजम है जिस सेक्टर का, उससे अगर कलेक्शन करनी है आपने 8 अरब रुपया, और बाकी पूरा मुल्क जो है वो 13,000, 14,000, 15,000 अरब टैक्स कलेक्ट करे इन डिफरेंट रेजीम्स, तो ये कैसे चलेगा? दूसरी बात ये है कि आप रिटेल एंड होलसेल पे टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन 1468 अरब रुपए जमा करने हैं पीडीएल में, इसलिए पीडीएल को 107 रुपए उस पर किया गया। और इसका एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट तो भी दिखाई दे रहा है। मैंने कल ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो 51 एसेंशियल आइटम्स हैं जो आप खरीदते हैं जाकर, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, मीट, मिल्क, टमेटोज, इनकी कीमतों में कहीं 23 से लेके 54% तक राइज देखा गया है। बिल्कुल। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब क्या पीडीएल को नहीं बढ़ाना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि एक सूरत ये थी कि आईएमएफ के साथ निगोशिएट आउट करना चाहिए। हियर आई थिंक जिसे कहते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ एक बात जरूरी है कि हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं। जब ये पूरी दुनिया में जंग की सिचुएशन थी, क्या आईएमएफ के साथ उस वक्त रिलीफ की बात नहीं होनी थी? हम टारगेट पूरे करने के लिए आईएमएफ को कह रहे थे कि हम सब कुछ करेंगे, तो इसलिए फिर हमने कीमत बढ़ाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस का मामला तो अलग है, तो उस वक्त बात नहीं हो सकती थी? देखें, एक तो कीमतें बढ़ाने की वजह ये है कि आप लोगों ने मार्च में जब कीमत नहीं तब्दील की पाकिस्तान में, तो 19% के करीब जायद पाकिस्तान में OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल आ गई। सो पीपल ऑफ पाकिस्तान को हमें बराबर कराना चाहिए था कि 1973 के बाद इतना बड़ा ग्लोबल डिसरप्शन है, ग्लोबल ऑयल शॉक है, प्राइसेस बढ़ी हैं, सो इसको 2-4 माह लगेंगे सिस्टम में से निकलने के लिए, इसी तरह हैंडल करें। पहली गलती ये है। दूसरा, जिस तरह डिमांड डिस्ट्रक्शन मुल्क में करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। जिस तरह लोगों को बराबर कराना चाहिए था चेंज करने के लिए अपने बिहेवियर, जुमे की छुट्टी नहीं है। जुमे का मतलब है कि आप गाड़ी ना इस्तेमाल करें, आप ट्रांसपोर्ट ना इस्तेमाल करें। और आईएमएफ से आपने सबसे अच्छी बात की। देखिए, मैंने कई दफा कहा है कि कंट्रीज समटाइम्स don't do their own homework to go to the fund. Why? Because वहां से 10-11 लोग बड़े पढ़े लिखे, well trained PhDs, subject specialists आते हैं। कंट्रीज कई दफा उनके साथ उस तरह प्रोग्राम नेगोशिएशन नहीं करती, और वो ये समझती हैं कि प्रोग्राम में रहना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप अपने $25 अरब के ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स नहीं पूरी कर सकते, इंटरनेशनल नहीं कर सकते। बट प्रोग्राम का डिजाइन एट अ टाइम जो 14% SPI यानी कि सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर को जन्म दे रहा हो, और इतनी प्राइसेस ये 26 रुपए अगर रोक भी लेते तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं था। डीजल पे भी ये भी याद रखिए कि 36 रुपए के करीब, मतलब इसमें एक 2.5 रुपए कार्बन लेवी है और फिर एक इंपोर्ट टैक्स भी मौजूद है। ये नहीं है कि बिल्कुल उस पर कुछ नहीं लगा हुआ। अच्छा, पर इसकी असल बात क्या है? देखिए ना, नाउ वी कम टू द रियल सिचुएशन। ये तो ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में ये निगोशिएट कर सकते थे, बट पाकिस्तान को अगर आप इस तरह चलाएंगे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं बनाएंगे, अगर आप पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट आज भी 85% फ्रेट कैरी करेगी फॉसिल फ्यूल्स पे, हाईवेज पे और रोड के निजाम पे ही ये चीज चलेगी, और आप किसी तरह भी पिछले 40 साल से तो मैं इस मुल्क में सुन रहा हूं कि रेलवे का निजाम जो है वो ठीक करना है। आज 40 साल हो गए मुझे ये सुनते हुए, पर निजाम की ये है कि ना वो फ्रेट कैरी करती है ना ही पैसेंजर कैरी करती है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट। फिर अगर आप पाइपलाइन नहीं बिछाएंगे और तेल भी कैरी करेंगे ऑन द हाईवेज ऑफ पाकिस्तान, तो देयर इज नो वे दैट यू आर एबल टू डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने बात की है, डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करें। मैं आपसे इस पे फ्रेट मार्जिन भी बढ़ा दिया ना, अब इसी पे जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो तो चलें बहुत बड़े इकदाम है ना कि हम अपनी ट्रेन का फ्रेट किस तरह से करते हैं, पाइपलाइन,
लेकिन ये जो फ्रेट मार्जिन भी इधर बढ़ाया, लेवी भी बढ़ा दी गई, इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी? आप कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन टैक्सेस यानी कि ये मार्जिन जो हैं वो बढ़े। हकीकत में जो पेट्रोल और डीजल है वो दोनों ही सस्ते हुए हैं। यानी डीजल कोई 3 रुपए 44 पैसे सस्ता हुआ है और जो पेट्रोल है वो 3 रुपए कोई 64 पैसे बात कर रहे हैं सस्ता ना, हुआ है। ये बात हमारे जो इस वक्त देखने वाले हैं उन्होंने कहना है कि ये कौन बंदा है जो कह रहे हैं सस्ता हुआ है। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अच्छा, उन्होंने ये सस्ता किया है। अगर हुकूमत ये पैसे कम ना करती तो ये भी उन्होंने बढ़ाने थे, लेकिन इसमें उन्होंने 30 रुपए और 21 पैसे की जो फ्रेट मार्जिन है वो बढ़ा के उसमें 3 रुपए और 44 पैसे माइनस कर दिए। यानी इस हिसाब से ये जो 26 रुपए और 77 पैसे इजाफा हुआ है। अब आप देखिए कि ये जो फ्रेट मार्जिन है, इससे पहले भी इसी तरह तेल सप्लाई हो रहा था, इसी तरह यहाँ तक कि कुछ जो है वो बीच में मुश्किलात पैदा हुई कि जो तेल की सप्लाई है वो मुअत्तल भी हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी इसी तरह ट्रैफिक चल रही थी, इसी तरह टैंकर्स आ रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एकदम फ्रेट मार्जिन बढ़ा दिया गया। इनको इंडस्ट्री ने कहा भी कि इस बार एक कमी बनती है, आप ये कमी जो है वो आवाम को इसका फ़ायदा दे दें, लेकिन बीच में फ्रेट मार्जिन बढ़ा दिया गया। अब दूसरी तरफ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो भी बढ़ा दी गई इसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, जो 26 रुपए और 70 पैसे है। अब आप ये देखिए कि जो डीजल की लेवी थी 55 रुपए, उसको पिछली दफा सिफर करके पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट करके 161 रुपए लेवी पेट्रोल के ऊपर लगा के फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ सामने आए और उन्होंने 80 रुपए लेवी कम कर दी और अब मजीद उसमें 26 रुपए और 70 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अब जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि 1468 अरब रुपए का इस दफा टारगेट है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि हुकूमत इस वक्त उस टारगेट के करीब पहुंच चुकी है। अच्छा। यानी इतनी कलेक्शन हो चुकी है, कोई 1300 अरब रुपए से जायद की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो इकट्ठी हो चुकी है। तो इस सूरत में अगर ये ना भी बढ़ाते तो ये टारगेट बिल्कुल अचीव करने वाले। ये फिर कहीं और टारगेट हो रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये बात कर दें। डॉक्टर साहब, आम आदमी की समझ के लिए बताइएगा कि लेवी में क्यों इजाफा किया गया? एफबीआर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था, क्या वजह क्या आपको लगती? ये तो सबको मालूम है ना, आप 600 अरब के शॉर्टफॉल पे आ रहे हैं एफबीआर के। आपने 173 अरब डेवलपमेंट बजट में कट किए ताकि आप यूज कर सकें जो भी रिलीफ मेजर्स हुकूमत ने लिए। इसी तरह आप पीडीएल 1468 अरब नहीं करेंगे तो उसका भी शॉर्टफॉल आ जाएगा। ये सारा जन्म देगा एक मालियाती खसारे को, और वो आप आईएमएफ के साथ एक मॉडल में तय किए हुए हैं, आप उससे हिल नहीं सकते। अब ये मैटर ऑफ निगोशिएशन है कि इस वक्त अगर दुनिया का सबसे बड़ा शॉक लगा है और लोग 14% की ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो क्या इस पे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जरूर बनाना चाहिए, पर इसकी असल वजह हमेशा यही होती है कि जो कंट्रीज होती हैं जब फंड के प्रोग्राम में जाती हैं, दे नीड टू ऑलवेज बिल्ड अ टीम ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट्स, फिस्कल एक्सपर्ट्स, मॉनेटरी एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स, जो ये सारी निगोशिएशन जो है मॉडल करके कर सकें। आईएमएफ इज अ वेरी क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़े मॉडलिंग पे बेस्ड ये सब कुछ रन करती है। हमारी तरह के पीएचडी है ना जो वहां पे काम कर रहे हैं, दे हैव वर्कड इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। सो पाकिस्तान को भी ये सब प्रोपगेट करना चाहिए, ये सब प्रपोजल्स बनानी चाहिए, ये मॉडल्स करने चाहिए। दैट्स द रियल स्टोरी। सर, ये आने वाला बजट, मेरी तो जितनी उम्र हो गई है मैं ये सुनता आ रहा हूँ, जितनी सहाफत में एक बार 18 साल में वो भी हम सुनते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत सी हुकूमतें गईं, लेकिन ये शायद वो मॉडल, वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा राय आपका। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।